अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान में नामालूम अफराद, अननोन गनमैन की तबाहियाँ जारी हैं। चाहे वो वर्दी में हों फौजी, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हों, या फिर पाकिस्तान के क्रिएटेड टेररिस्ट हों, कोई भी महफूज नहीं है, क्योंकि हमारी आर्मी बेचारी दूसरे कामों में मसरूफ़ है। इनकी जो अपनी ड्यूटी है वो कर नहीं पा रहे तो दूसरे काम कर रहे हैं। तो लेटेस्ट ये है कि मलिक ज़ैनूर और कामिल ख़ान, ये दो बाजोड़ केपी के में अननोन गनमैन की गोलियों का निशाना बन गए। अजीज़ दोस्तों, आईएमएफ की टीम पाकिस्तान आई, डिस्कशन हुई, अप्रूवल हो गई $700 मिलियन की, जिस पे खुशियां मना रहे हैं। 24-25 करोड़ के देश में जब $700 मिलियन की भीख मिलने पे खुशियां मनाई जाएं, जहां प्राइम मिनिस्टर के लेवल से ट्वीट की जाएं, इसकी मुबारकबादें दी जाएं, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये दुनिया की ओनली इस्लामिक एटमिक पावर किस स्टेज पे है। पाकिस्तान के अनइलेक्टेड केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ फरमाते हैं कि मुझ पे कोई दबाव नहीं है, मुझ पे अमेरिका या कोई और मुल्क दबाव डाल भी नहीं सकता। लेकिन फिर उसके 2 दिन बाद आईएमएफ की टीम प्राइम मिनिस्टर से मिलने के लिए गई और प्राइम मिनिस्टर को अपना डिक्टेशन दिया कि ये चीज़ें आपने करनी हैं। आईएमएफ के मिशन चीफ नेथन पोर्टर और पाकिस्तान के लिए कंट्री रेसिडेंट एस्थर पेरेज और उनकी टीम प्राइम मिनिस्टर से मिली। और हमारे यहाँ कहा जाता है कि मुसलमानों में कि अल्लाह ने हर इंसान के कंधे पे 2 फरिश्ते बिठाए हुए हैं। एक फरिश्ता नेकियां लिखता है कि आप अच्छे काम कौन से कर रहे हो, और एक फरिश्ता बदियां लिखता है कि आप कौन से गंदे काम कर रहे हो। अब तो कंप्यूटराइजेशन का ज़माना है, तो हो सकता है उन फरिश्तों के पास आईपैड या कोई ऐसी चीज़ होगी जिसमें वो उनको लिखना नहीं पड़ता होगा। पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं ना, उनके कंधे पे भी 2 फरिश्ते बैठे होते हैं, बल्कि मैं कहूँगा शैतान बैठे होते हैं। ये जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर के पीछे फौजी वर्दी में बैठा हुआ है। दिस इज़ ए काइंड ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। और इस डेमोक्रेसी पे अमेरिका में कोई नहीं बोलता, उल्टा अमेरिका के एहलकार आके मिलते हैं जब प्राइम मिनिस्टर के पीछे एक वर्दी वाला आदमी क्या कर रहा होता है। डेमोक्रेसी भारत में और बांग्लादेश में बहुत ख़तरे में है। पाकिस्तान की डेमोक्रेसी फर्स्ट क्लास है, क्योंकि अमेरिका को सूट करती है। अजीज़ दोस्तों, एक और ख़बर यह है कि टॉप सिटी हाउसिंग सोसाइटी ने एक्स डीजी आईएसआई फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ केस किया है ज़मीन पे कब्ज़े का, और उस पे आर्मी चीफ सुप्रीम कोर्ट के चीफ ने बाकायदा ऑर्डर किया है कि इसकी इंक्वायरी की जाए। ये पाकिस्तान में क्या हो रहा है? एक वर्दी वाले की इंक्वायरी कैसे हो सकती है? शायद चीफ जस्टिस सिर्फ बयान दे दिया है, होगा कुछ नहीं। अजीज़ दोस्तों, फ़लस्तीन के हवाले से पाकिस्तान में दिहाड़ियाँ शुरू हो गई हैं, फंडिंग जमा हो रही है, जिसको देखो फंडिंग के लिए निकला हुआ है। और हमारे 24 करोड़ मुजाहिदीन कुछ नहीं कर सकते तो फंड कर रहे हैं, बाइकआउट चल रहे हैं। पाकिस्तानी ओन्ड मैकडोनल्ड का बाइकआउट हो रहा है, दूसरों का बाइकआउट हो रहा है। अब एक नई चीज़ आई है जो हर व्हाट्सएप ग्रुप में और हर जगह शेयर की जा रही है कि पाकिस्तान स्टेट ऑयल, ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट की ऑयल कंपनी है जो पेट्रोल, पूरे मुल्क में पेट्रोल का इंपोर्ट करना, सप्लाई करना, ये सब चीज़ें हैं। तो अब ये मैसेज वायरल है कि पेट्रोल सिर्फ पीएसओ से डलवाना है, इसराइल को की बर्बादी शुरू हो जाएगी। लाजमी अमल करें, सिर्फ 1 महीने में इसराइल की इकोनॉमी बैठ जाएगी।
पीएसओ से पेट्रोल डलवाइए और फ़लस्तीन के जिहाद में अमली तौर पे शरीक हो जाएं, ये मैसेज सारे ग्रुप में भेजें। अब पीएसओ के पास तो पेट्रोल स्मगलिंग शुदा ईरान से ही है, बाकी तो कौन सा पेट्रोल है, या उधार शुदा सऊदी अरब से आता है। जिनकी अपनी इकोनॉमी बैठी है वो इसराइल की इकोनॉमी को बिठाने की बात करते हैं। पाकिस्तान में अगर आप एक महीना पीएसओ से पेट्रोल डलवाएंगे तो इसराइल की इकोनॉमी बैठ जाएगी। ये है पाकिस्तान, और यही पाकिस्तान है जिसमें क्रिकेट बोर्ड में अब उथल पाथल शुरू हुई है। जब पीडीएम की सरकार टूटी और अनवारुल्ला काकड़ आया तो पीसीबी का चेयरमैन नजम सेठी था जो शहबाज शरीफ ने लगाया था, क्योंकि वो नून लीग का है। अब सारा शोर उठा के अब फिर जरदारी कह रहा था मेरा आदमी आए, और नवाज शरीफ कह रहा था मेरा आदमी आए। पीसीबी के चेयरमैन की क्या औकात है, इस पे मैं आपको कुछ बता दूं कि एक तो ये कि पाकिस्तान की क्रिकेट के मैचेस तो चल ही रहे होते हैं, कभी पाकिस्तान कहीं जा रही है, कभी कोई पाकिस्तान आ रहा है, कभी पीएसएल चल रहा है। उसमें वीवीआईपी पासिस रिश्तेदारों को, दोस्तों को, ख़ानदानों को मुफ्त में मिलते हैं। कई मौके ऐसे भी आते हैं जिसमें दुबई में कोई मैच हो रहा है, लंदन में हो रहा है, तो बाकायदा फर्स्ट क्लास का टिकट तक पीसीबी के खाते से जाता है। दूसरा ये होता है कि सिलेक्शन के मामले में बड़ी चीज़ें होती हैं। भारत में तो सिलेक्शन का मामला क्लियर होता है कि लोगों को पता है कि इतना टैलेंट है और टैलेंटेड लोग आते हैं। पर्ची भारत में सच नहीं चलती, लेकिन पाकिस्तान में चलती है, और जो क्वालिफाइड नहीं होता और उसको लिया जाता है तो तय होता है कि तुम्हें जो पैसे मिलेंगे ना आधे आधे पे होगा। तो बड़े फ़ायदे हैं पीसीबी के। तो चेयरमैन तो ज़का अशरफ को बना दिया, जिनकी परफॉर्मेंस हमने देख ली। इंग्लैंड ने आके पाकिस्तान में हरा दिया, एशिया कप में फाइनल तक नहीं पहुंच सके, वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में नहीं पहुंच सके। कैप्टन को हटाया, कोच को हटाया। मिक्की आर्थर इतनी दलालियां कर रहा था, इतना बढ़ चढ़ के दलालियां कर रहा था, थक करके निकाल दिया, धक्का मार के। सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन इंजमामुल हक को निकाला, टेम्पररी तौसीफ अहमद को बनाया, अब उसको हटा के वहाब रियाज को बनाया है। ये क्रिकेट की हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है कि एक सिटिंग प्लेयर जो खेल रहा है अभी, वो पंजाब का स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, वो सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन है, और उसने कहा है कि 2 महीने बाद जो पीएसएल हो रहा है उसमें मैं खेलूंगा भी। एक खेलने वाला क्रिकेटर पाकिस्तान में सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन। वहाब रियाज का बाप एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, ये आया भी पर्ची पे था। ठीक है, थोड़ी बहुत इसकी फास्ट बॉलिंग में क्वालिटी है, लेकिन आप इसका रिकॉर्ड उठा कर देख लें। वर्ल्ड कप में शेन वॉटसन को इसने बॉलिंग कराई थी, तबाह क्या बॉलिंग कराई थी। रिजल्ट की बात होती है, आपने विकेट तो नहीं ली ना उसकी। अब बाउंसर पे बाउंसर मारते रहे, शेन वॉर्न हटता रहा, ख़त्म। ना एक बॉल उसके जिस्म पे लगी, ना उसको कुछ हुआ, ना उसकी आप विकेट ले सके। बस वो एक परफॉर्मेंस पूरे इसके कैरियर में। लेकिन बड़े बाप का बेटा है तो इसको शुरू से रास्ते आसान हो गए। अब ये पंजाब में अनवारुल हक काकड़ की गवर्नमेंट में स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, ये पीएसएल भी खेल रहा है, ये सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन है। दूसरा, मिकी आर्थर को किक आउट करके उसकी जगह प्रोफेसर साहब को लाए हैं, मोहम्मद हफीज़। और मोहम्मद हफीज़ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के ट्रिप में पाकिस्तान की टीम की कोचिंग करेंगे। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि ये तो कोचिंग कर लेंगे, हफीज़ की कोचिंग कौन करेगा? क्योंकि इसको तो खुद कोचिंग की ज़रूरत है। इसका तो पूरे करियर में बॉलिंग एक्शन ही नहीं कामयाब हुआ। 50 बार इसके ऊपर पाबंदी लगी बॉलिंग एक्शन की वजह से, कि आप बॉलिंग नहीं करा सकते, 1 साल नहीं करा सकते, बॉलिंग एक्शन चेंज कराओ। और ये कोई माना हुआ बैट्समैन भी इसका रिकॉर्ड नहीं है। कोई कच्ची टीमों के खिलाफ खेलने वाली पाकिस्तान टीम की तरफ से भी इसका एज ए बैट्समैन भी कोई ख़ास रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन बहरहाल ये होता है। अजीज दोस्तों, वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पाकिस्तान नहीं पहुंच सका, लेकिन फाइनल में पहुंच सकता है। कैसे? हो पाकिस्तान अभी भी फाइनल में जा सकता है।
पाकिस्तान अभी भी फाइनल में जा सकता है। कैसे? मैच देखने स्टेडियम में। है यह तो गलत बात है। अजीज दोस्तों, फाइनल में तो नहीं पहुंच सके, ना सेमीफाइनल में पहुंच सके, लेकिन आप ये देखें, ये हमारे मुल्क की टॉप की कॉल गर्ल है। ये बड़े बड़े नेताओं के लिए सर्विसेज जो कॉल गर्ल पर प्रोवाइड करती हैं, वो ये वाली सर्विसेज प्रोवाइड करती रही है, अब तक कर रही है। ये स्कार्फ बांध के दुआएं मांग रही थी कि या अल्लाह, मैं दुआ करती हूँ कि न्यूजीलैंड को इंडिया से जितवा दे और तुम मेरी दुआ कबूल करोगे और इंशाअल्लाह न्यूजीलैंड सेमीफाइनल जीत जाएगी। ऐसी ही दुआ सहर शनवारी पूरे वर्ल्ड कप में करती रही है। आज बांग्लादेश इंडिया को हराएगा, देखना आज अफगानिस्तान वाले इंडिया को हराएंगे आज। और अब न्यूजीलैंड के मैच के लिए, सेमीफाइनल के लिए भी उसने दुआ की कि आज देखिएगा कि आज तो बस न्यूजीलैंड कुत्ते की तरह मारेंगे इंडिया को, और फिर कुत्ते की तरह पाकिस्तान की टीम का क्या हाल हुआ ये हम जानते हैं। यहाँ पे एक और प्रेडिक्शन भी फेल हुई। AB डिविलियर्स, द ग्रेट साउथ अफ्रीकन प्लेयर, मेरा फेवरेट प्लेयरों में से एक है और हमेशा मैं उसको पसंद करता रहा हूँ। जब पाकिस्तान इंग्लैंड से मैच हारा था और सेमीफाइनल से आउट हुआ था, तो AB डिविलियर्स ने ये ट्वीट की थी कि गुड बाय पाकिस्तान, पहला सेमीफाइनल इंडिया न्यूजीलैंड, दूसरा सेमीफाइनल साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया, और फाइनल होगा साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड का। तो इनकी प्रेडिक्शन भी बिल्कुल फेल हुई और ना न्यूजीलैंड जीता, ना साउथ अफ्रीका जीता। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का फाइनल होगा। अजीज दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया पहले 2 मैच हार के अब बहुत ख़तरनाक सिचुएशन में आ गई है और बहुत ज़बरदस्त खेल पेश कर रही है। भारत को ऑस्ट्रेलिया बहुत भारी पड़ेगी, लेकिन आई एम श्योर कि भारत मैच जीत जाएगी, क्योंकि भारत के पास ओवरऑल बहुत अच्छी क्वालिटी की टीम है, परफॉर्मिंग बैट्समैन हैं। ऑस्ट्रेलिया ने कई बार कोलैप्स किया, भारत ने, मुझे याद नहीं पड़ता कि किसी मैच में भी मुश्किल में आई हो, आसानी से सारे मैच जीते हैं। और ऑस्ट्रेलिया कई बार अफगानिस्तान से हारते हारते बची, फिर ये जिसमें मैक्सवेल ने डबल सेंचुरी की उसमें हारते हारते बची, फिर आज भी जो मैच हुआ था सेमीफाइनल साउथ अफ्रीका से, इसमें बहुत टाइट सिचुएशन हो गई थी। तो लेट्स सी। लेकिन एक बात मैं यहाँ ज़रूर कहूँगा कि दोनों सेमीफाइनल में हारने वाली टीमें पहली इनिंग में ही बहुत बुरी पोजीशन में आ गई थी। यानी न्यूजीलैंड ने इंडिया को तकरीबन 400 रन बनाने दिए थे, तो टफ सिचुएशन थी। आप नॉकआउट स्टेज पे 400 बहुत मुश्किल ही, नामुमकिन जैसा हो जाता है कि आप डिफेंड कर सकें, वो अचीव कर सकें वो टारगेट। लेकिन इसके बावजूद न्यूजीलैंड ने मुकाबला किया और जब विलियमसन और वो खेल रहे थे डेरल मिचेल, उस वक्त मैच फंस गया था, मुकाबला करके हारी न्यूजीलैंड। और आज साउथ अफ्रीका सिर्फ 212 रन का टारगेट दिया, लेकिन इसके बावजूद मैच को फंसा दिया था और ऑस्ट्रेलिया आखिर वक्त तक बहुत मुश्किल में आई थी। लेकिन इसके मुकाबले में पाकिस्तान का देखें कि पाकिस्तान एक क्रंच मैच था इंग्लैंड के खिलाफ, तो बुरी तरह हारी। पाकिस्तान अफगानिस्तान से बुरी तरह हारी, तो पाकिस्तान मुकाबला नहीं कर सकी। इसकी वजह यह है कि आपके पास कोई कैलिबर की टीम नहीं थी। अजीज दोस्तों, क्रिकेट के हवाले से आखिरी बात करूंगा कि रमीज राजा, ये MBA है, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये पिछले तकरीबन 30 साल से कमेंट्रियां करता है, अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा मानता है, और ये तकरीबन 45-50 साल से पूरी दुनिया घूम रहा है और इंटरनेशनल लेवल पे क्रिकेट खेलता है, लोगों में उठता बैठता है, हर कलर के लोगों के साथ मिलता जुलता है, पढ़ा लिखा समझता है अपने आप को।
और सबसे बड़ी बात यह कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन भी रहा था, इमरान खान ने इसको चेयरमैन भी बनाया था। उसके सामने एक प्रोग्राम में एक कॉमेडियन बकवास करता है और ये हंसता रहा। कॉमेडियन कहता है कि मैं इनको देखूंगा, लेकिन मेरा दिल टूट गया था जब मैं विविन रिचर्ड्स को नीना गुप्ता के साथ देखा था। और उस वक्त मैंने एक नज़म लिखी थी, उसमें मैंने लिखा था कि जो लड़कियां खुद को कहती हैं मलका आलिया, उसको फिर मिलता है मिस्टर कालिया। रमीज, उस कॉमेडियन को तो आप देखें, पाकिस्तान में ज़्यादातर जो पंजाबी चलते हैं और ये पंजाबियों की जुगतबाजी बहुत ज़्यादा मशहूर है। ये जुगतें आपको आजकल पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल्स पे जुगतबाज चार बिठा देते हैं और न्यूज़ के ऊपर जुगतें मारते रहते हैं। उनका तो स्टैंडर्ड समझ में आता है, अनपढ़ जाहिल होते हैं। तुम रमीज राजा, तुम मुसलसल हंस रहे थे, तुम्हें कुछ शर्म है कि नहीं? नीना गुप्ता की बेटी ने इसका जवाब दिया है, मसाबा गुप्ता ने, कि मैं, मेरे फादर और मेरी मदर, हम एक ही फ्रेम में रहते हैं और हमारा सर बुलंद होता है। मिस्टर रमीज राजा, तुम्हारे कैलिबर की मैं क्या बात करूं? और तुम जिस ठटाईपने से हंस रहे थे, तो अब वो दुनिया नहीं रही है। तुम आज भी पास्ट में रहते हो, फ्यूचर में कब आओगे तुम? तो अजीज दोस्तों, पाकिस्तान के अब्दुल रज़ाक ने ये किया, रमीज राजा ने ये किया, इनसे आप और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिनकी ज़िंदगी की बुनियाद ही मदरसे में पड़ती है। चाहे वो रमीज राजा हो, चाहे वो रज़ाक हो, चाहे कोई भी प्लेयर हो, वो मदरसे में मौलवी के नीचे से ही गुजर के आते हैं। क्योंकि मदरसे में जाने वाले बच्चे, लड़का हो या लड़की, मौलवी के नीचे से ही गुजरते हैं पूरा टाइम, और उनके जहन में बाकायदा गोबर भरा जाता है। तो फिर आप चाहे एमबीए कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, यही आपके साथ होता रहेगा। अजीज दोस्तों, पीआईए की फ़्लाइट कनाडा में टोरंटो पर उतरती है, 2 एयर होस्टेस गायब। कनाडा में स्लिप आउट हो गए। अब वो कनाडा में अजाइलम ले गए, इलीगल रहेंगे या पैसा शो करके वहाँ पे सेटल हो जाएंगे। पीआईए की फ़्लाइट एयरपोर्ट टैक्सिंग के पैसे नहीं दे रही थी, पेट्रोल नहीं दे रही थी, पेट्रोल के पैसे नहीं दे रही थी, और कई इश्यूज़ थे, सिक्योरिटी इश्यूज़ थे। अब इस टाइप की चीज़ें होंगी तो कौन पाकिस्तान की एयरलाइन को आगे अपने मुल्क में आने भी देगा? तो अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान का तिया पांचा हो चुका है, पाकिस्तान फारिग हो चुका है। अभी पाकिस्तान का एक डेलीगेशन गया ईरान, और ईरान से रिक्वेस्ट की है कि आपने हमें डेडलाइन दी थी कि वो जो गैस की पाइपलाइन का कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ हुआ था, वो आपने तो बना ली पाकिस्तान के बॉर्डर तक। अब पाकिस्तान के बॉर्डर से नवाबशाह सिंध का जो शहर है वहाँ तक हमें बनानी थी, और हम नहीं बना पाए। और आपने हमें वार्निंग दी है कि अगर फरवरी 2024 तक आपने नहीं बनाई वो पाइपलाइन और गैस खरीदनी शुरू नहीं की, तो हम इंटरनेशनल कोर्ट में आपके खिलाफ केस करेंगे और $18 बिलियन की पेनल्टी आपको देनी होगी। पाकिस्तान को 781 किलोमीटर की ये पाइपलाइन बनानी थी और 750 मिलियन क्यूबिक फीट गैस रोज़ाना ईरान से खरीदनी थी। ईरान की तो पाइपलाइन बन चुकी है, पाकिस्तान की पाइपलाइन नहीं बनी, और उस पे पाकिस्तान अब गया है ईरान से रिक्वेस्ट करने। इशू एक्चुअली यही था मेन, कि अमेरिका पाकिस्तान को इजाज़त नहीं दे रहा। 750 मिलियन क्यूबिक फीट गैस पर डे अगर पाकिस्तान ईरान से ख़रीदता है तो ईरान को बहुत ज़्यादा बिजनेस मिल रहा है ना। तो अमेरिका की इजाज़त के बगैर तो पाकिस्तान के पॉलिटिशियन, आर्मी जनरल्स टॉयलेट नहीं जाते। तो ईरान से
पाइपलाइन के लिए इजाज़त नहीं मिली, इसलिए पाइपलाइन नहीं बना सके। दूसरा, इनके पास पैसा कहाँ है कि 781 किलोमीटर की इतनी लंबी पाइपलाइन बनाएंगे। जिनके पास अपने खाने को पैसा नहीं है वो इतना बड़ा काम कैसे करेंगे। लेकिन चूंकि एग्रीमेंट किया हुआ है तो अब इंटरनेशनल कोर्ट में मामला जाएंगे। अब सुना यह है कि ईरान ने इनको कहा है कि फ़लस्तीन वाले मामले पे आप हमारा साथ दें। तो फ़लस्तीन वाले मामले पे या कोई भी मामले पे अमेरिका का डिक्टेशन चलता है पाकिस्तान में, पाकिस्तान की अपनी मर्जी नहीं चलती। तो अजीज़ दोस्तों, दिस इज़ द सिचुएशन। पाकिस्तान के एक टैक्सी ड्राइवर हैं दुबई में, उनकी एक वीडियो बड़ी वायरल है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। टूर हुआ तो मोदी जी के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। तो एक तो सबसे पहले आप उनके लिए प्रार्थना किया करो, दुआ दिया करो। हमारा हाल देख लो, पाकिस्तान में हमारा क्या हाल हो गया। सारे आलू प्याज 4-5 रुपए केजी हैं और आपके मजे लगे हुए हैं इंडिया में। ये याद रखना, पूरी धरती पे इस समय पूरी दुनिया में सबसे सस्ता अगर कोई देश है तो वो इंडिया है। वो भी क्यों है? वो मोदी जी के लिए आप दुआ किया करो। मलंग आदमी आपको मिल गया ना, जिसको पैसे की हसरत ना किसी चीज की हसरत। एक बूढ़ी माँ थी वो भी मर गई, ठीक है। अभी उसका कौन है? आप लोग ही हो। वो आप कोई परिवार समझता है अपने मुल्क को। तो देखो, यूनाइटेड अरब अमारात में पहले एग्रीमेंट था, तो अभी G20 भी गया तो पूरा अरब उन्होंने मानो कि अपने साथ अटैच कर लिया। जो ट्रेन आपको जैसे कि बताई है कि वो ट्रेन है इस समय चल रही है अबू धाबी से फुजेरा के लिए, और आने वाले समय में 2035 तक वो ट्रेन जो है अबू धाबी से फिर जाएगी, वो कतर, बहरीन, सऊदी, कुवैत, ओमान, अलैन से होके आएगी फुजेरा, और फुजेरा से जाएगी बंबई बरास्ता समुंदर के रास्ते से। देखो, एक तीर से वो दो शिकार करने वाली बात है। यहाँ पर पानी की आपको मालूम है बहुत बड़ी समस्या है। पानी समुद्र का साफ करके पिलाते हैं, फिर उठा ले जाते हैं, फिर साफ करते हैं। आपने रोडों पे ये देख रहे हैं फूल पेड़ वगैरह लगे हुए हैं, तो यहाँ पर 2 दफा साफ करके वो पानी जाकर खत्म होता है। तो वो उस ट्रेन के नीचे डाली जाएंगी पाइपलाइनें डालने का ये मकसद है कि आपके इंडिया से आएगा पानी और यहाँ से जाएगा डीजल पेट्रोल। तो मानो दोनों देश बहुत आगे बढ़ जाएंगे। तो ये जैसे कि मैंने आपको बताया, ये किसका कमाल है? ये मोदी जी का कमाल है, ठीक है। कुछ लोग मेरे साथ लफड़ा करना शुरू कर देते हैं, आप मोदी जी के पुजारी हो, फलाना है, धमाका है। तो मैं किसी पार्टी से मेरा कोई नहीं है, मैं तो टूरिज्म का काम हूँ और मैं इंडियन कंपनी में हूँ। मैं इसलिए आपको बताता हूँ कि भाई आपको मालूम होना चाहिए कि आपका प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहा है आपने देशवासियों के लिए। क्योंकि मोदी जी का खोपड़ी जैसे अंग्रेज लोगों का 100 साल आगे का सोचता है ना, 200 साल, तो मोदी जी वैसी सोच रखते हैं। तो इसलिए मैं आपको दुआ करूंगा कि दुआ करो कि ये 10-15 साल और गुजार जाए, तो मान के चलो कि साले अंग्रेज भी आकर आपके यहाँ वो लोग काम करेंगे। ये मैं आपको गारंटी से बोलता हूँ। मेरा भी इधर 13-14 साल का एक्सपीरियंस है यूनाइटेड अरब अमारात में। तो हमने देखा है, अभी आप हमारा हिसाब लगा लो कि पाकिस्तान में कभी इतनी खुदकुशियां नहीं हुई, ठीक है। आटे के पीछे बेचारी लेडीज लोग मर गए, पाँव के नीचे आके मर गए। आलू प्याज देखो वो आसमानों से बातें करते हैं, कुकिंग ऑयल देखो, ठीक है। तो आप तो माशाल्लाह देखो कहाँ पहुंच गए, जिसका कोई हिसाब नहीं है। फिर आप देखो ग्रोसरी शॉप यूनाइटेड अरब अमारात में, क्या पूरे अरब में उसकी ओनर भी इंडियन, सुपर मार्केटों के ओनर भी इंडियन, लुलू बड़ा हैबर मार्केट है उसका भी ओनर इंडियन, गोल्ड के काम में 85% इंडियन, रहने वाली जगह में बरदुबई, करामा, ऊद में था, इब्ने बतूता मॉल की बैक साइड में, डाउन टाउन में, पाम जमेरा में, यहाँ पर भी सबसे ज्यादा इंडियन है। पाम जमेरा वो जगह है जो डेट्स का दरख्त जो बना हुआ है ना समुद्र के अंदर, उसी में देखो अंबानी जी के साहबजादे का भी घर है और शाहरुख खान का भी घर है, ठीक है। तो हर चीज में देखो आपकी कितनी रिस्पेक्ट है। सबसे बड़ी बात है यूनाइटेड अरब अमारात में ये मजहब वाले भेदभाव बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है मजहब भेद वाले। ये भाई हिंदू है, ये मुस्लिम, एक थाली में सब मिलके खा रहे हैं। देखो अबू धाबी में स्वामी नारायण भगवान जी का मंदिर बन रहा है, वो किसने बनवाया? एग्रीमेंट किसने किया? मोदी जी ने किया। किन के साथ किया? शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान के साथ किया जो मर गए हैं। दुबई में भगवान जी का मंदिर बना के दिया, सारे भगवान है, गुरुद्वारा साहब बना के दिया, क्रिश्चियन लोगों के लिए सब कुछ बना दिया। तो आने वाले समय में मेरे हिसाब से आपका इंडिया बहुत और आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि मोदी जी की जो पूरी टीम है। अभी आप योगी जी का एरिया ले लो, मैं बैठा यहाँ हूँ, तो वो देखो वहां पर बोलते हैं शाम के बाद कोई बाहर नहीं निकलता था, ठीक है। तो अभी उधर दिन रात और चांद चांदनी बनाई हुई है, कोई टेंशन नहीं है।
तो इसी तरह ये सारा कुछ सिटी टूर में होता है। तो मैंने बोला कि मैं आपको बता दूं कि भाई आपके लिए आपके मोदी जी क्या सोच रहे हैं, जो हमारे इल्म में हम उसके हिसाब से आपको बता रहे हैं। बाकी हमारा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर हमारी बात अच्छी लगी है तो सब लोग मिलके क्लैप कर दो जोर से, ठीक है। ओके जी, थैंक यू सो मच। तो अजीज दोस्तों, दिस इज द सिचुएशन। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।